नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग अपने प्रथम प्रश्न पत्र से ही शिक्षण अभिवृत्ति से जो हमारी पहली इकाई है उससे एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे। जैसा हम हमेशा करते आए हैं कि इकाइयों से एक महत्वपूर्ण बिंदु को उठाते हैं और उससे लेकर जितने भी अवधारणात्मक समझ है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग उसी से शिक्षण अभिवृत्ति से एक बिंदु को लेकर बात करेंगे जो है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम शिक्षण अभिवृत्ति कक्षा में पढ़ रहे होंगे तो ये बिंदु दो जगह आता है, मतलब दो तरीके से हमको इसको समझना होता है। एक तो अध्यापक के स्तर पर कि अध्यापक कैसे अपने शिक्षण को स्वयं प्रभावित कर सकते हैं, और ये नकारात्मक अर्थों में बात है, ये ध्यान रखना है। दूसरा इसको हम पढ़ते हैं कि पूरे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे विद्यार्थी भी स्वयं प्रभावित कर सकता है, या अव्यवस्थित कक्षा हो, शैक्षिक वातावरण ना हो, अध्यापक के पास में कौशल की कमी हो, या संस्था के स्तर पर भी, विद्यालय प्रबंधन के स्तर पर भी ये अन्य प्रभावक तत्व होते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, आज हम अध्यापक के स्तर पर ही बात करेंगे कि अध्यापक कैसे अपने अध्यापन को प्रभावित कर सकते हैं। हमने पहले भी ये बात की है कि शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालय उपकरण माना जाता है। यानी कि शिक्षण से क्या होगा कि विद्यार्थियों को हम शिक्षित करेंगे, विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि शिक्षा हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, पाठ्यक्रम से इतर वाली बातें भी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि जब ज्ञान आधारित समाज होगा तो एक ज्ञान आधारित राष्ट्र का निर्माण भी होता है। इसलिए शिक्षण को कहा जाता है कि शिक्षण हमारे समाज में बदलाव लाने वाला एक प्रभावशाली विद्यालय उपकरण है। यानी कि अध्यापक कक्षा में शिक्षण के लिए, शिक्षण के समय, शिक्षण के दौरान, अध्यापन के समय शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। और एनएल पेज के अनुसार, आपको वो हमने कई बार कथन की बात की है उन्होंने कहा है कि शिक्षण एक कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी, यानी शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। ये हमें याद आएगा, हमने कई बार इसको लेकर बात की है। हमने ये भी सीखा है पहले कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक कई बार प्रत्यक्ष तरीके से विधियों को प्रयोग में लाते हैं, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से कुछ विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को कुछ सिखाया जाए, विद्यार्थियों को वास्तविक अधिगम कराया जाए, विद्यार्थी जो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करें, विद्यार्थी उस प्राप्त ज्ञान का अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर पाएं, अपने जीवन की जो वास्तविक जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनके साथ अपना समायोजन स्थापित कर पाएं। जब हम शिक्षा को लेकर समझ रहे थे पहले, तो हमने ये सीखा है कि शिक्षा हमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, या यूं कहिए विषम से विषम परिस्थितियों में समायोजन करने में सक्षम बनाती है। बात समझ आएगी? तो अब एक अध्यापक अपने अध्यापन को स्वयं कैसे प्रभावित कर सकते हैं उसको हम समझ लेते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। जैसे एक तो हम कहेंगे कि अध्यापक के स्तर पर ही कुछ व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं। कुछ अध्यापक के स्तर पर ही कुछ व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं। एक हम समझ लेंगे कि कुछ बौद्धिक कारक भी हो सकते हैं, बौद्धिक कारक, और कुछ बातें हम समझ लेंगे मनोवैज्ञानिक स्तर पर। मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है। इसको आगे जब हम विद्यार्थियों के संदर्भ में पढ़ रहे होंगे कि विद्यार्थी कैसे अपने अध्यापक के अध्यापन को प्रभावित कर सकते हैं, अपने अधिगम को तो प्रभावित कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कैसे अपने शिक्षक के शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं, वहां भी कुछ इस प्रकार की बातें हम कर रहे होंगे। लेकिन क्या समझ रहे होंगे उस समय कि विद्यार्थी के स्तर पर व्यक्तिगत कारक हो, विद्यार्थी के स्तर पर कुछ बौद्धिक कारक हो। यदि विद्यार्थी की आधारभूत क्षमता ही उतनी नहीं है तो वो कैसे कुछ चीजें सीख पाएगा। मनोवैज्ञानिक कारक, विद्यार्थी मानसिक दबाव में है, कोई तनाव है, कुछ भी हो सकता है। यदि कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक कारक है तो उस समय हम बात करेंगे, और वहां भी हम दोनों अर्थों में समझेंगे कि कैसे विद्यार्थी
अपने अध्यापक के अध्यापन को प्रभावित कर सकता है और कैसे विद्यार्थी अपने अधिगम को प्रभावित करता है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की एकदम। अब इस व्यक्तिगत कारक का मतलब हुआ कि अध्यापक के व्यक्तिगत स्तर पर जो कारक हैं, जैसे इसमें क्या हो सकता है व्यक्तिगत स्तर पर, आप ऐसे समझिए कि अध्यापक की कोई पारिवारिक परिस्थितियां हो सकती हैं, अध्यापक की पारिवारिक परिस्थितियां हो सकती हैं, अध्यापक के व्यक्तिगत जीवन में मान लीजिए कोई आर्थिक समस्या है या उनके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, किसी भी तरीके से पारिवारिक परिस्थितियां हो सकती हैं जो अध्यापक के प्रतिकूल हों। तो यदि उन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से अध्यापक किसी भी तरीके के तनाव में आते हैं, दबाव में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव क्या होगा, अध्यापक के अध्यापन पर पड़ेगा। ये स्वाभाविक है, ये निश्चित है। आप अपना उदाहरण ले लीजिए, यदि आप पढ़ने बैठते हैं और आप किसी तनाव में हो, कोई भी बात हो, तो आप पाएंगे कि आप भी वास्तविक अधिगम नहीं कर पाएंगे, आप भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। जो आपके पढ़ने के बाद जो उत्पादकता होनी चाहिए थी, जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई। आपने किताब लेकर आप बैठे, आपने पढ़ तो लिया, आपने 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, एक पूरा अध्याय पढ़ लिया, 2 अध्याय पढ़ लिए, 3 अध्याय पढ़ लिए, लेकिन आपको जो उससे सीखना चाहिए था वास्तविक रूप में, आप वो नहीं सीख पाए। ऐसा होगा। ठीक ऐसा ही अध्यापक के स्तर पर ही, यदि अध्यापक की पारिवारिक परिस्थितियां अध्यापक के प्रतिकूल हों, तो इससे क्या होगा कि उसका प्रभाव अध्यापक के अध्यापन पर पड़ेगा। अध्यापक अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं की संतुष्टि नहीं कर पाएगा। जैसी अपेक्षा विद्यार्थी कर रहे थे अध्यापक से, उस अपेक्षाओं पे अध्यापक खरा नहीं उतर पाएगा। इससे क्या होगा, विद्यार्थियों की तो हानि होगी ही होगी कि वो वास्तविक अधिगम नहीं कर पाएंगे, जो चीज वो सीख सकते थे शायद वो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन इससे अध्यापक को भी पीड़ा होती है। अध्यापक को क्या पीड़ा होती है, क्योंकि अध्यापक का तो अंतिम उद्देश्य ही क्या है, अपने विद्यार्थियों का कल्याण करना। लेकिन इन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से क्या हुआ कि अध्यापक विद्यार्थियों को वास्तविक अधिगम नहीं कर पाए, और यदि विद्यार्थियों ने वास्तविक अधिगम नहीं किया, इसका अर्थ है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सफल नहीं हुई, अध्यापक का अध्यापन प्रभावी नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ। बात समझे। फिर यहां से पूरी एक दुष्परिणामों की श्रृंखला शुरू होती है। होगा क्या, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछेंगे, अध्यापक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे। जब अध्यापक संतोषजनक जवाब नहीं देंगे, विद्यार्थियों के मन में संदेह उत्पन्न होगा, और इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरे विद्यालय परिसर में ये बात फैल जाएगी। बात समझे। जबकि मूल कारण क्या था, ऐसा नहीं था कि अध्यापक को अपने विषय की जानकारी नहीं थी, वो अपने विषय में निपुण थे, लेकिन कारण क्या था, ये पारिवारिक परिस्थितियां। बात समझ में आई होगी। दूसरा, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर कुछ विद्यालयीन परिस्थितियां भी हो सकती हैं। विद्यालयीन परिस्थितियां, विद्यालयीन परिस्थितियां ऐसी क्या हो सकती हैं जो अध्यापक के अध्यापन को प्रभावित करें। जबकि अध्यापक से तो ये अपेक्षा की जाती है ना, क्योंकि शिक्षण एक कला है। एनएल पेज के अनुसार बात की जाए कि भाई अध्यापक, यदि विद्यालय की परिस्थितियां अध्यापक के प्रतिकूल हैं या अध्यापक के अपनी पारिवारिक परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हैं, तो भी अध्यापक के पास इतना अनुभव हो जाता है कि वो अपनी उन पारिवारिक परिस्थितियों को, अपने तनाव को वो कक्षा से बाहर छोड़ के आते हैं। इस वजह से भी तो शिक्षण एक कला है। लेकिन फिर भी कुछ विद्यालयीन परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव अध्यापक के अध्यापन पर पड़ता है। जैसे क्या हो सकता है, अध्यापक की अपने प्रधानाचार्य के साथ में अनबन है, अध्यापक और प्रधानाचार्य के मध्य में आप मान लीजिए वैचारिक मतभेद है, इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आप मान के चलिए, यदि विद्यालय प्रबंधन के स्तर पर बात की जाए कि विद्यालय प्रबंधन की भी कुछ ऐसी प्रशासनिक नीतियां हो सकती हैं जो अध्यापक के अध्यापन को प्रभावित कर सकती हैं। तो चाहे विद्यालय प्रबंधन के स्तर पर हो, कुछ ऐसी प्रशासनिक नीति हो सकती है। फिर साथ ही शिक्षकों के साथ भी ऐसा हो सकता है, प्रधानाचार्य के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अध्यापक के वैचारिक मतभेद हों प्रधानाचार्य के साथ में, अध्यापक के वैचारिक मतभेद हों अपने साथी शिक्षकों के साथ में।
इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां क्या होंगी जो अध्यापक के अध्यापन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिनसे एक शिक्षक का शिक्षण प्रभावित होता है। बात आसानी से समझ में आई होगी। यदि बौद्धिक कारक की बात की जाए, बौद्धिक कारक का अर्थ यह हुआ कि अध्यापक, मान लीजिए बौद्धिक स्तर यदि अध्यापक का उच्च नहीं है, हर कक्षा में, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हर कक्षा में आप देखेंगे सामान्यतः 3 स्तर विद्यार्थियों के देखने को मिलते हैं। एक प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी होते हैं, एक कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो औसत प्रदर्शन करने वाले होंगे, औसत बुद्धि लब्धि स्तर होगा, उनका आईक्यू लेवल होगा, और कुछ विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी होते हैं जो औसत से कम प्रदर्शन करते हैं, औसत से कम बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। अब यहां यदि अध्यापक की कक्षा में, सामान्यतः ये एक स्तर तो होगा ही होगा, प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी हर कक्षा में होंगे, बेशक उनकी संख्या कम हो। औसत बुद्धि के विद्यार्थी कक्षा में होंगे, उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। तो जो प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं, उनके प्रश्न भी थोड़े अलग होंगे सामान्य विद्यार्थियों से। औसत बुद्धि वाले जो विद्यार्थी हैं, उनसे उनके प्रश्न भी अलग होंगे, जिज्ञासाएं अलग होंगी। अब यदि अध्यापक का बुद्धि लब्धि का स्तर उच्च नहीं है, तो क्या होगा कि उन विद्यार्थियों के प्रश्नों का अध्यापक जवाब नहीं दे पाएंगे। और यदि अध्यापक ने विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, तो मैंने अभी आपसे कहा कि विद्यार्थियों के मन में अपने अध्यापक को लेकर संदेह जन्म लेता है, डाउट होता है। जब विद्यार्थी अपने अध्यापक पर यदि संदेह करने लगे, तो फिर क्या होगा कि विद्यार्थी उन अध्यापक के अध्यापन में रुचि नहीं लेंगे। और यदि विद्यार्थियों ने अध्यापक के अध्यापन में रुचि नहीं ली, इसका अर्थ है कि विद्यार्थी वास्तविक अधिगम नहीं कर पाएंगे। और यदि विद्यार्थियों ने वास्तविक अधिगम नहीं किया, तो अध्यापक ने कितनी भी उत्तम विधि का प्रयोग किया हो, अध्यापक अपने विषय में कितने भी निपुण हो, कितना भी अद्वितीय ज्ञान रखते हो, अध्यापक का अध्यापन प्रभावी नहीं होगा, इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सफल नहीं कहलाएगी। बात समझ आ गई यहां तक की? बिंदु स्पष्ट है? तो अध्यापक का बौद्धिक स्तर भी उच्च होना चाहिए, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थी तो ऐसे अवश्य होंगे जो उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले होंगे, जिनका बौद्धिक स्तर अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उच्च होगा। तो उनके प्रश्न भी अलग होते हैं, और विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत करना कक्षा में बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से अध्यापक के अध्यापन की प्रभावी होने की, आप ये कह लीजिए, ये सीढ़ी है, ये रास्ता है। क्योंकि जब अध्यापक विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, उन्हें संतोषजनक उत्तर प्राप्त होता है, तो विद्यार्थी अध्यापक के अध्यापन में रुचि लेते हैं। विद्यार्थी उस कक्षा में संलग्न रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक के साथ विद्यार्थियों का सक्रिय रहना बेहद महत्वपूर्ण है। जब विद्यार्थी सक्रिय रहेंगे, तो विद्यार्थी वास्तविक अधिगम कर पाएंगे, और यदि विद्यार्थी वास्तविक अधिगम करेंगे, तब अध्यापक का अध्यापन भी प्रभावी होगा, शिक्षक का शिक्षण भी प्रभावी होगा। यदि विद्यार्थी सक्रिय नहीं है, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सफल नहीं मानी जाएगी। बात यहां तक की एकदम आसानी से स्पष्ट हुई होगी। तीसरा, यदि मनोवैज्ञानिक कारकों की बात की जाए, मनोवैज्ञानिक कारकों में हम क्या कह सकते हैं? जैसे शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, जिसमें अध्यापक क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बात की है शिक्षण की अवस्थाओं को लेकर, शिक्षण की क्रियाओं को लेकर। यदि आपने वो चर्चा नहीं देखी है, वो कक्षा नहीं देखी है, तो आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं, वो मिल जाएगी आपको वीडियो पहले। हमने उसमें ये बात की थी कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है प्री एक्टिव फेज, जिसको हमने कहा था पूर्व तत्परता अवस्था। इस अवस्था में अध्यापक कक्षा में जाने से पहले ही जितने भी नियोजन होते हैं वो सारे करते हैं। शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं वो सब निर्धारित होते हैं। इन कक्षाओं से विद्यार्थी क्या सीखेंगे, कैसे सिखाना है, वो सारी चीजें निर्धारित होती हैं। किस विधि का प्रयोग किया जाएगा वो निर्धारित होता है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस विधि से किया जाएगा, ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं। बात समझे? अध्यापक अपने उस विषय वस्तु को, उस पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभाजित करते हैं। उन इकाइयों के मध्य में यथासंभव, जितना जहां तक भी संभव है, संबंध स्थापित करके विद्यार्थियों को दिखाते हैं, जिससे क्या होगा कि विद्यार्थी विषय वस्तु से जुड़ पाएंगे।
ये सारी चीजें किस में होती हैं? पूर्व तत्परता अवस्था में होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस बात से समझ के कि शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। अध्यापक दिशा परक चेतना से यदि परिपूर्ण होंगे तो वो विद्यार्थियों के लिए एक अनुकूल दिशा निर्धारित कर पाएंगे, विद्यार्थियों को एक सही दिशा दिखा पाएंगे और उस सही दिशा से विद्यार्थियों का शारीरिक विकास, विद्यार्थियों का मानसिक विकास, विद्यार्थियों का आप कहिए आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्ण विकास संभव हो पाएगा। साथ ही आप ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों ने कक्षा में आने से पहले अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, विद्यार्थी उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। और जब विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, इसका मतलब है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सफल हुई। बात समझ आ गई? जैसे हमने ये बात की है कि पूर्व तत्परता अवस्था में अध्यापक कक्षा में जाने से पहले अपने शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते हैं, लेकिन प्रत्येक अध्यापक का अंतिम उद्देश्य यह होता है कि मेरे विद्यार्थियों ने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो उद्देश्य में पूर्ण हो जाएं, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लें। यदि विद्यार्थियों ने अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें सफलता मिली है, इसका मतलब है कि शिक्षण के उद्देश्य भी पूरे हो गए। इसका मतलब है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सफल है, विद्यार्थियों ने वास्तविक अधिगम किया होगा, अध्यापक का अध्यापन प्रभावी था। बात समझ आ गई यहां तक की? ये हम क्या कहेंगे? ये अध्यापक के स्तर पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। कि व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कारक हो सकते हैं, अध्यापक की अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं। आगे चलकर जब हम इस बिंदु को और विस्तार से समझेंगे कक्षा में, तो हम इसमें कई सारे पक्षों को और शामिल करेंगे। जैसे हम इसमें बात करेंगे विषय की जानकारी को लेकर कि यदि अध्यापक को अपने विषय की अच्छी जानकारी है, अपने विषय की पूर्ण जानकारी है, तो वो वास्तविक अधिगम करा पाएंगे विद्यार्थियों को। उनके प्रश्नों का जवाब देकर, संतोषजनक जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। और ठीक इसके विपरीत कर लीजिए, यदि अध्यापक को अपने विषय पर अच्छी कमांड नहीं होगी तो क्या होगा कि यदि उनके शिक्षण में कोई कमी है, उनके ज्ञान में कोई कमी है, तो वही कमी क्या होगी, आगे विद्यार्थियों तक संप्रेषित हो जाएगी। विद्यार्थियों के पास अधूरा ज्ञान जाएगा। बात समझ आई? एक बात हम इसमें कर रहे होंगे शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। अध्यापक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना उनके शिक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि अध्यापक को सर दर्द है, अध्यापक को बुखार है, कोई भी अन्य पीड़ा है, तो क्या पाएंगे आप कि अध्यापक का अध्यापन उससे प्रभावित होगा। यदि मानसिक स्तर पर कोई तनाव है, कोई दबाव है, कोई टेंशन है, उससे भी क्या होगा, अध्यापक का अध्यापन प्रभावित होगा। एक बात हम शिक्षण कौशल को लेकर कर रहे होंगे आगे, क्योंकि शिक्षण एक समुचित कौशल की अपेक्षा करता है। कुछ कौशल जन्मजात हो सकते हैं, लेकिन कुछ कौशल अध्यापक को अर्जित करने पड़ते हैं। उन्हें अर्जित करने के लिए सचेत प्रयास करना पड़ता है। और यदि शिक्षण कौशल में कमी है, अध्यापक एक उत्तम संचारकर्ता नहीं है, वो अपनी बातों को जिस वास्तविक अर्थ के साथ प्रेषित कर रहे हैं और उसी वास्तविक अर्थ के साथ विद्यार्थियों को समझाने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो कितना भी अद्वितीय ज्ञान हो अपने विषय का, कितने भी निपुण हो वो अपने विषय में, उनका अध्यापन प्रभावी नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो अभी के लिए एक सामान्य समझबूझ का विकास हुआ होगा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। एक व्यक्तिगत कारक है, बौद्धिक कारक है और मनोवैज्ञानिक कारक है। यही तीनों कारक विद्यार्थी के स्तर पर भी काम करते हैं। मान लीजिए कि विद्यार्थी के अनुसार हम यदि देखें कि भाई विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो क्या होगा, व्यक्तिगत कारक हो जाएंगे। अब यहां मान लीजिए कि विद्यार्थी की पारिवारिक परिस्थितियां, विद्यार्थी के घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पढ़ाई का वातावरण नहीं है, तो क्या होगा, विद्यार्थी वास्तविक अधिगम नहीं कर पाएगा। अब यहां विद्यालय के अलावा परिवार की अन्य परिस्थितियां ले लीजिए कि मान लीजिए परिवार में कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, परिवार में किसी का शिक्षा से संबंध है ही नहीं, किसी की शिक्षा में रुचि है ही नहीं, तो उन चीजों का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ेगा। यह एकदम स्वाभाविक है। बात समझ में आ गई? यदि बौद्धिक कारक की बात की जाए, हमने ये पहले भी सीखा है कि हम अधिगम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी अधिगम करने की आधारभूत क्षमता होती है। इस क्षमता में मात्रात्मक अंतर हो सकता है,
यानी कि एक विद्यार्थी में अधिगम करने की क्षमता अधिक हो सकती है, दूसरे विद्यार्थी में कम हो सकती है। ये तो वैयक्तिक विभिन्नता में हमने पढ़ा है। व्यक्तिगत स्तर पर जो भिन्नताओं की बात हमने की थी उसमें ये सीखा है। अब यदि किसी विद्यार्थी की आधारभूत क्षमता अधिगम के अनुकूल है ही नहीं, इसको ऐसे सरल उदाहरण में समझ लीजिए। जैसे हम बात करते हैं शतरंज का खेल खेलने की, तो शतरंज का खेल खेलने के लिए उच्च स्तर का तार्किक चिंतन होना चाहिए। अब यदि किसी विद्यार्थी के पास जन्म से ही उच्च चिंतन नहीं है, उच्च तार्किक चिंतन नहीं है, उसका स्तर वो नहीं है, तो वो कितना भी प्रयास कर ले शतरंज खेलने का, वो नहीं खेल पाएगा, नहीं सीख पाएगा अच्छे से, वो अच्छा खेल नहीं खेल पाएगा। ये क्या हो गया? जो जन्मजात क्षमता है वो वाली बात आ गई। यदि उसकी बुद्धि, उसकी अधिगम करने की क्षमता ऐसी है ही नहीं कि वो अधिगम कर पाए, उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर जन्म से ही उच्च नहीं है, औसत है या औसत से कम है, तो इसका प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं। विद्यार्थी के जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर भी तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। वो किसी वजह से तनाव में होगा, किसी वजह से दबाव में होगा, क्योंकि अधिगम का भी एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। आप अपना उदाहरण लेके देख लीजिए कि आपके दिमाग में यदि विचार चल रहे हो, आप किताब खोल के बैठे हैं लेकिन विचार चल रहे हैं कुछ और, आप वास्तविक अधिगम आप नहीं कर पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है एकदम। यदि आपने वो अधिगम करने की एक दिशा निर्धारित नहीं की, तब वास्तविक अधिगम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप क्या करते हैं? आप टाइम टेबल बनाते हैं, आप अपनी समय सारणी बनाते हैं, एक समय निर्धारित करते हैं, आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि भाई मुझे इतने समय में ये विषय पूरा कर लेना है, मुझे इतने समय में अभ्यास करना है। क्यों? ताकि आपको एक दिशा पता रहे, आपका एक दिशा निर्धारित हो कि हमें इस दिशा में अधिगम करना है। तब जाकर आप अपना वास्तविक अधिगम कर पाएंगे, तब जाकर आप ये कह लीजिए कि आपका मानसिक विकास हो पाएगा। बात यहां तक की समझ आ गई? तो ये बहुत विस्तार से हम कक्षा में बात करेंगे इन दोनों बिंदुओं को लेकर। आज की इस चर्चा में प्रयास ये था कि आपको ये समझ में आए कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। यहां से आपकी विचार प्रक्रिया क्रियाशील होनी चाहिए, आपके विचारों का विकास होना चाहिए, आपके खुद के अपने मौलिक विचार बनने चाहिए। कि आपको लगे कि यदि रसोई में समोसा आया है और हमारा ध्यान समोसे पे है, इसका मतलब हम अपना अधिगम नहीं कर पा रहे वास्तविक। ठीक यही चीज अध्यापक के संदर्भ में आप सोच लीजिए। बात समझ आ गई? तो आपके ये विचार बनने चाहिए, आपके मौलिक विचार बनने चाहिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उत्तर आपको मिल जाएगा किसी अन्य चर्चा में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।